In my previous lecture, I told you how to calculate self-inductance of a coil. Clear? In this lecture, we will talk about the mutual inductance of the combination of coils. कॉम्बिनेशन किस प्रकार से हो सकता है देखें. मैंने क्या किया, एक कोयल को ही सोलेनॉइड बोला जाता है या सोलेनॉइड को ही कोयल बोल सकता हूँ मैं. क्लियर? दोनों में ही जो हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं वो ये होता है कि रेडियस के रेस्पेक्ट में लेंथ बहुत बड़ी है. टोटल लेंथ मान लेते हैं L और इसकी रेडियस है R. ये एक सोलेनॉइड है, इसमें नंबर ऑफ टर्न है, टोटल नंबर ऑफ टर्न N1, इसमें N1 है. फिर इसके अंदर जैसे कि मैंने बोला कॉइल्स का कॉम्बिनेशन है, तो इसके अंदर मैं फिट कर देता हूँ एक दूसरा कॉइल जिसकी रेडियस थोड़ी कम है. ये कंप्लीटली इसके अंदर हो सकता है ये बड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है इसकी लेंथ बड़ी हो, समझे. ऐसा भी हो सकता है छोटी हो और ऐसा भी हो सकता है बराबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं भी बराबर ले रहा हूँ लेंथ. क्लियर? और नंबर ऑफ टर्न इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न इन स्मॉल कॉइल N2. क्लियर? अब मुझे बताना है कि इस अरेंजमेंट का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा. आप देखिए, अगर मैं इसमें करंट I1 बोलता हूं तो उस I1 करंट की वजह से जो दूसरे वाला अंदर वाला कॉइल है उसमें पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी. बड़े वाले लूप, बड़े वाले सोलेनॉइड, बड़े वाले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली छोटे वाले कॉइल में एग्जिस्ट करता है. का मतलब मैं ये बोलूँगा कि यदि मुझे इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है तो मैं कहूँगा कि फ्लक्स ऑफ सेकंड लूप, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट इन फर्स्ट लूप. यहाँ क्या है? कॉइल. करंट इन फर्स्ट कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकंड कॉइल. यहाँ अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाता हूँ और एक कांस्टेंट लेता हूँ तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. ये मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं अलग से अब फ्लक्स कैलकुलेट करूँगा. जो छोटे वाला कॉइल है उससे एसोसिएटेड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा. तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकंड कॉइल, इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैं जानता हूं कितना होता है, म्यू नॉट. इसके लिए N1. जो फ्लक्स आएगा वो आएगा B इंटू एरिया, इसका एरिया. इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस मैं मान लेता हूं R2. तो मैं लिखूंगा B पाई R2 स्क्वायर. ये फ्लक्स आएगा सेकंड का. B क्या लिखूंगा मैं? म्यू नॉट N1, क्योंकि B बाहर वाले की वजह से इसमें आएगा, करंट बाहर वाले में, बाहर वाले की करंट की वजह से मैं इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस देख रहा हूँ. समझे? तो N1 I1 पाई R2 स्क्वायर. तो ये एक लूप का आएगा. फ्लक्स इन वन लूप ऑफ सेकंड कॉइल. सेकंड कॉइल के एक लूप का फ्लक्स आएगा. सेकंड कॉइल के किसी एक लूप का फ्लक्स आएगा. टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल 2, कॉइल सेकंड, वो आएगा. इसमें नंबर ऑफ टोटल टर्न
इसमें नंबर ऑफ टोटल टर्न कितने हैं N2, और एक लूप का फ्लक्स कितना है ये, और टोटल कितने लूप हैं N2, तो N2 इंटू ये म्यू नॉट N1 I1 पाई R2 स्क्वायर। क्लियर? तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल सेकंड विल बी N2 म्यू नॉट N1 बाय L दोनों में सेम लिया मैंने, समझे? सेम लेंगे तभी कंप्लीटली इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आएगी। अगर मैं इसकी लेंथ बड़ी ले लूंगा तो कुछ लूप ऐसे होंगे कि उसमें कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ पाएगी, समझे? इसको कहते हैं परफेक्ट ओवरलैपिंग। बाहर वाले की पूरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले के एरिया में एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? N2 म्यू नॉट N1 बाई L। स्मॉल n1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन लूप इन कॉइल फर्स्ट, तो N1 बाई L पाई R2 स्क्वायर I1, तो ये कांस्टेंट आएगा। तो फ्लक्स टोटल सेकेंड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर बाय L इंटू I1। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आया यहाँ वो आएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर बाई L। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आया, समझे? इस केस में आप इस तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि यदि मान लेते हैं कि R1 R2 बहुत ज़्यादा करीब है एक दूसरे के, मतलब ये जो छोटे वाला कॉइल है ये जस्ट फिट होता है बड़े वाले कॉइल के अंदर, R2 थोड़ा सा छोटा है R1 से, मतलब ये जो छोटे वाला कॉइल है ये R1 के अंदर जस्ट फिट होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं इफ R1 is equal to R2, coil 2 is just fitted inside coil 1, then तब सुनो, अगर मैं सिर्फ कॉइल फर्स्ट के सेल्फ इंडक्टेंस की बात करता हूं, कॉइल फर्स्ट के सेल्फ इंडक्टेंस की बात करता हूं, तो L1 आएगा म्यू वो नॉट N1 स्क्वायर पाई, इन दोनों को ऑलमोस्ट मैं बराबर मान लेता हूं और उसकी वैल्यू मान लेता हूं बराबर R मान लेता हूं, जस्ट फिट होता है, समझे ना? तो उस अरेंजमेंट में मैं जो नेट रेडियस आएगी उस अरेंजमेंट की उसको R मान रहा हूं। R2 छोटा ही है R1 से, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा है जिससे कि जस्ट फिट हो रहा है, तो उस रेडियस को मैं R मान रहा हूं। तो म्यू नोट N1 स्क्वायर पाई R स्क्वायर बाय L, ये L फर्स्ट आएगा। और सेकंड का म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहा हूं। फर्स्ट लूप का सेल्फ इंडक्टेंस ये आएगा, मैंने पिछले वाले लेक्चर से फॉर्मूला यूज किया है। सेकंड वाले कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा वो ये आएगा। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको बोल देता हूं L1 और इसको बोल देता हूं L2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मुझे ये हटाना पड़ेगा, यहां से हटा देता हूं इसको। ये इक्वेशन A, ये इक्वेशन B। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, L1 is L2 बराबर म्यू नॉट N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर R की पावर 4 अपॉन L स्क्वायर, ये आएगा। अब इस इक्वेशन का रूट लेता हूं दोनों ओर, L1 L2 का रूट इधर आएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R स्क्वायर बाय L,
अब ये देखो और ये देखो, इन दोनों को देखो, इट मीन्स द रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस of coil with their mutual inductance will be M बराबर L1 L2 रूट। ये कब है, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, याद रखना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं। ओनली इफ द कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट लूप एग्जिस्ट in only if the complete magnetic field of first loop exists in the second loop। अगर फर्स्ट लूप का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है फर्स्ट लूप की, वो कंप्लीटली सेकेंड लूप में एग्जिस्ट करती हैं, समझे, उनका एरिया बराबर है। एरिया बराबर मैंने माना था ये, तभी तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट लूप की कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकंड लूप में यदि एग्जिस्ट करती हैं, तभी तो ये आर बराबर हुआ। ये मैंने जो लिखा ओनली इफ द कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट लूप एग्जिस्ट इन द सेकंड लूप, ये कब संभव है, जब ये संभव है और ये संभव है, तभी तो मैं ऐसे लिख पाया। अदरवाइज ये रेडियस अलग अलग हो जाती, L1 में R1 आता, L2 में R2 आता, फिर ऐसे थोड़ी ना लिख पाता। क्लियर, रिलेशन फिर भी बना सकता था, R1 R2 इसमें रोल प्ले करता, लेकिन यहां मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं M बराबर L1 L2 का रूट, समझे। अगर मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली फर्स्ट लूप की सेकंड लूप में एग्जिस्ट करती है, और यदि ऐसा अरेंजमेंट है, देखो कैसा, इसको हटाता हूं इधर से। ऐसा जरूरी नहीं है कि एरिया बराबर होने पर ही आप हमेशा एरिया बराबर ले लें और मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली फर्स्ट की सेकंड में है, ऐसा जरूरी नहीं है, कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। देखो मैं एरिया बराबर लूंगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दो कॉइल का मैं बराबर लूंगा, लेकिन फिर भी अरेंजमेंट ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली दूसरे लूप में ना आए, ऐसा संभव है। जैसे कि देखो फर्स्ट लूप, ये सेल्फ इंडक्टेंस है फर्स्ट लूप का, कॉइल फर्स्ट, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है फर्स्ट का। अब मैं इसके साइड में रख देता हूं, वैसे ये कॉइल 2 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, ये लेंथ नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस है इस पूरे अरेंजमेंट का, इस पूरे अरेंजमेंट का। अब यहां से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैं इसमें करंट ऐसे फ्लो कराता हूं, तो कुछ पोर्शन इससे आएगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ लाइन इससे पास होंगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ना कुछ इससे पास होंगी 100%, समझे। लेकिन कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास नहीं होंगी। तो अगर इस अरेंजमेंट में आपसे पूछा जाए, इस अरेंजमेंट में बताइए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आएगा, तो आप फॉर्मूला सेम यूज कर सकते हैं, M बराबर L1 L2 का रूट, लेकिन यहां एक कपलिंग कांस्टेंट लगा देंगे। हेयर K is a coupling constant. Its value will be dependent on its value
डिपेंड्स ऑन गिवन अरेंजमेंट। जो दिया गया अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट पर इस k की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। मैक्सिमम वैल्यू k की हो सकती है 1। k की वैल्यू कब 1 कब होगी? k विल बी 1 इफ देयर इज परफेक्ट ओवरलैपिंग और यू में से दिस कंडीशन। परफेक्ट ओवरलैपिंग का मतलब एक की मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली दूसरे लूप में जाए। k विल बी 1 इफ देयर इज परफेक्ट ओवरलैपिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट लूप, वन लूप भी लिख सकते हो, ऑफ वन लूप ऑन अदर, फर्स्ट लूप ऑन अदर लूप या सेकेंड लूप। क्लियर? इसको कहोगे आप म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर इस अरेंजमेंट का टोटल इंडक्टेंस आपसे पूछा जाए, क्लियर, अगर इस अरेंजमेंट का आपसे टोटल इंडक्टेंस पूछा जाए तो आप लिखोगे L1 प्लस L2 प्लस म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका अपना इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस, इसका अपना इंडक्टेंस अपना L2 सेल्फ इंडक्टेंस, और दोनों एक दूसरे के साइड में रखे हुए हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगा। तो इसका मतलब अगर अरेंजमेंट का टोटल इंडक्टेंस पूछा जाए तो आप आंसर दोगे L1 प्लस L2 प्लस K रूट L1 L2। ये K क्वेश्चन में दिया जाता है, कपलिंग कांस्टेंट क्वेश्चन में दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं बता सकता हूं आपको कि क्लियर कि यहाँ कितना आएगा, इतना बता सकता हूं कि इस स्टेट में यहाँ जो मैंने पीछे बनाया था परफेक्ट ओवरलैपिंग जिसमें हो रही थी उसमें K1 था, K0 भी हो सकता है, K0 भी हो सकता है। अगर मैं ये कहता हूं कि ऐसा अरेंजमेंट है, देखो एक ये और दूसरा मैं कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट करूं कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स 0 है, उससे क्रॉसिंग, तो मैं 90 डिग्री पे रख देता हूं, दूसरा रख देता हूं 90 डिग्री पे, तो इसकी फील्ड लाइन्स ऐसे आएंगी, वो इससे क्रॉस नहीं होंगी, इसकी फील्ड लाइन्स इससे नहीं जाएंगी बिल्कुल भी। तो इस स्टेट में आप ये बोलोगे कि K की वैल्यू 0 आएगी, समझे? तो ऐसा भी संभव है K की वैल्यू 0 आ सकती है। यदि कोई अरेंजमेंट ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक लूप की दूसरे लूप में नहीं जाती है तो K की वैल्यू 0 आएगी। तो आपको समझ में आना चाहिए टोटल इंडक्टेंस किसी अरेंजमेंट का, सेल्फ इंडक्टेंस किसी अरेंजमेंट का, या म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी अरेंजमेंट का क्या है। यहाँ इन दोनों को अगर मैंने सीरीज में जोड़ा हुआ है तो सेल्फ इंडक्टेंस, सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस जो आएगा वो आएगा इसका L1 इसका L2। अरेंजमेंट का सेल्फ इंडक्टेंस आएगा L1 प्लस L2। अगर क्वेश्चन में वो ये कहता है आपको कि इनका दोनों का प्रेजेंस भी कंसिडर करो, समझे ना, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कंसिडर करो, तब आप क्या बोलोगे? तब आप बोलोगे कि इस अरेंजमेंट, ये दोनों सीरीज में, तो इस अरेंजमेंट का टोटल इंडक्टेंस आएगा L1 प्लस L2 प्लस रूट K रूट L1 L2। क्लियर? और यदि सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस पूछता है इस अरेंजमेंट का, ये बोल दिया उसने, सीरीज में जुड़े हुए हैं दो कॉइल, क्लियर, वो ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पे नहीं जाता है, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड पहले पे नहीं जाता है, तो बताइए इस अरेंजमेंट का सेल्फ इंडक्टेंस, इसका इंडक्टेंस कितना है? तो आप म्यूचुअल कंसीडर नहीं करोगे। इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पे अगर नहीं जाता है, फिर इसका इंडक्टेंस अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं आंसर दूंगा L1 प्लस L2। इसका L1 इसका L2, आंसर आएगा L1 प्लस L2। यदि वो ये कहता है कि इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड एक का दूसरे पे नहीं जाता है, और यदि वो कुछ नहीं बोलता है, समझे ना, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, बोलता है कि इस अरेंजमेंट का बताइए इंडक्टेंस कितना आएगा, तो आप बताओगे L1 प्लस L2 प्लस K रूट L1 L2। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करते हैं सर्किट वाले, जब सर्किट में कॉइल्स जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है, कैपेसिटेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार से यहाँ कॉइल भी सीरीज में और पैरेलल में जुड़े होंगे। अब मैं ऐसे सर्किट सॉल्व करूंगा जिसमें कॉइल सर्किट कंपोनेंट होगा। मैंने पहले भी बोला है कि आगे आने वाले चैप्टर में एक नए नए कंपोनेंट आपको मिलते जाएंगे सर्किट में, तो यहाँ जो नया कंपोनेंट आएगा वो आएगा कॉइल। तो कॉइल सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, कॉइल पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा। तो जब कभी भी सर्किट में हम कॉइल
का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालते हैं तो वहाँ सेल्फ इंडक्टेंस हम कंसिडर नहीं करते हैं, उनके साइज बहुत छोटे होते हैं और वो दूर दूर होते हैं, ये हम समझते हैं। क्योंकि जो सर्किट में कॉइल यूज किया जाता है उसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, दो कॉइल के बीच की डिस्टेंस के रिस्पेक्टिव में उसका साइज छोटा होता है, समझे। तो एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे पे नहीं जाता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कॉइल यदि जोड़े जाते हैं तो उनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आता है L1 प्लस L2। लेकिन क्वेश्चन में यदि आपको वो कहता है कि एक कॉइल, उसकी डायमेंशन आपको देता है, उसके साइड में दूसरा एक कॉइल देता है, दोनों का L1 L2 बोलता है, इसका L1 है इसका L2 है, और फिर बोलता है कि अरेंजमेंट का नेट इंडक्टेंस बताओ, तो आप आंसर दोगे L1 प्लस L2 प्लस K रूट L1 L2। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका। ओके।